जय हिंद बच्चों। हम सोशल साइंस के क्विक रिवीजन के हिसाब से जो नोट्स हैं उसका हम क्विक अध्ययन करने वाले हैं। देखो, सबसे पहला अध्याय है आपका संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो जैसे कि आप लोगों ने इसके पहले भी पढ़ चुका है, लेकिन हम इसका रिवीजन आपको करवा रहे हैं। रिवीजन में सबसे पहले आपको पढ़ना है संसाधन, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे संसाधनों का वर्गीकरण, कि संसाधन का जो वर्गीकरण है किस आधार पर हम करते हैं। उसके बाद में जो संसाधनों का वर्गीकरण होगा वो उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के आधार पर ये संसाधनों का वर्गीकरण होगा। मतलब सबसे पहली बात तो हम पढ़ेंगे संसाधन क्या है, फिर हम देखेंगे कि संसाधनों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे संसाधनों का विकास, संसाधनों का वियोजन और भू संसाधन। फिर भू संसाधन के बाद में आप देखें कि जो भू संसाधन है, इस भू संसाधन का जो उपयोग है, यानी भारत में भू संसाधन किस प्रकार से होगा, भारत में भूमि का जो प्रारूप है वो कैसा है, मतलब भारत में कौन कौन सी मृदा उपयोग की जाती है, जैसे कृषि के लिए अलग मृदा कौन कौन सी होती है, हम उसका अध्ययन करेंगे। फिर हम देखेंगे भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। उसके बाद में मृदा चूंकि संसाधन के रूप में है, मृदाओं का वर्गीकरण देखेंगे। मृदाओं के वर्गीकरण में कौन कौन से प्रकार की मृदा होगी, जैसे जलोढ़ मृदा है, काली मृदा है, लाल और पीली मृदा है, लेटेराइट है, मरुस्थली मृदा है। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये पूरा का पूरा रिवीजन है। उसके बाद में जैसे वन मृदा हो गया, मृदा अपरदन क्या होता है, मृदा अपरदन और संरक्षण क्या है, यानी मृदा अपरदन को संरक्षित किस प्रकार से करना है, हम ये भी जानेंगे। आगे है, देखो आगे हम बात करते हैं संसाधन की। तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं हम संसाधन से। इतनी बातें हम इस अध्याय में करेंगे। संसाधन से शुरुआत कर रहे हैं। जैसे आपने संसाधन की डेफिनेशन भी पढ़ी हुई है, क्या क्या है संसाधन, तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग की जाती है और जिसको बनाने के लिए तकनीक उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य तथा सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन कहलाता है। जो डेफिनेशन है थोड़ी सी डिफिकल्ट आपको लगी होगी, लेकिन फिर से आप देखें, हमने कहा कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध, मतलब हमारे आसपास जो भी चीज उपलब्ध है वो जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग की जाती है, संसाधन कहलाती हैं। या जिसको बनाने के लिए तकनीक उपलब्ध है, जैसे कोई वस्तु है जो आप उपभोग करते हैं या कोई भी व्यक्ति उपभोग करता है, तो उसको बनाने के लिए हमारे पास में तकनीक यानी टेक्नोलॉजी उपलब्ध होनी चाहिए। वो हमारे लिए क्या होगा, संसाधन होगा, जो आर्थिक रूप से संभाव्य है और सांस्कृतिक रूप से मान्य भी है। मान्य का मतलब लोगों में मान्य भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई चीज बना लिया और वो लोगों में मान्य ना हो। जैसे हम ये कहें कि ये जो एक पेन है, ये एक स्कूल के लिए, एक विद्यार्थी के लिए अनिवार्य है, मतलब ये हमारे लिए संसाधन हो गया। ये मार्कर एक संसाधन है, ये बोर्ड एक संसाधन है। वो प्रत्येक चीज जो कि आप उपभोग करते हैं वो सब कुछ संसाधन है। बात समझ में आई? आगे देखें। आगे हम कहेंगे संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाएगा, तो संसाधनों के पहले हम देखते हैं वर्गीकरण की जो आधार है वो क्या है। तो सबसे पहली बात कि संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है, किस प्रकार कर सकते हैं हम। एक तो उत्पत्ति के आधार पर, कि वह जो संसाधन है किस प्रकार से उसका निर्माण हुआ है। उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होंगे, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। हमने पढ़ा था, एक थे जैव संसाधन, दूसरे थे अजैव संसाधन। अगली बात है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता मतलब ऐसे कौन से संसाधन है जो समाप्त हो जाएंगे, अगर बार बार यूज किए जाएं तो जो समाप्त हो जाएंगे, उसके आधार पर कौन से संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, अनवीकरणीय क्या होते हैं, आगे हम बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं वर्गीकरण कैसा है। तो वर्गीकरण उत्पत्ति का आधार, समाप्यता का आधार, स्वामित्व का आधार। स्वामित्व का मतलब होता है कि जो भी संसाधन है उस संसाधन का जो अधिकार है, उसे उपभोग करने का अधिकार है, किसके पास में है, हम उसे कहेंगे स्वामित्व के आधार पर। फिर अगला है विकास के स्तर के आधार पर।
जो विकास हो रहा है संसाधनों का, वो विकास किस प्रकार से हो रहा है, आने वाले समय में चल करके कौन कौन सी जो संभावनाएं हैं उसमें आने वाली हैं, उस विकास के आधार पर हम उसको कहेंगे संभावी संसाधन, विकसित, भंडार और संचित कोष। ये 4 प्रकार के होंगे विकास के आधार पर। तो आइए आगे चलते हैं, हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से संसाधन हैं। देखिए उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन क्या है, तो ऐसे संसाधन जो जीवमंडल से प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त हो रहे हैं, जीवमंडल से। क्या कहलाएंगे, जैव संसाधन कहलाएंगे, जिसमें जीवन व्याप्त है। मानव स्वयं एक जैव संसाधन है, क्योंकि मानव की उत्पत्ति मानव जो है एक जीव है। मानव क्या है, एक जीव है, और मानव की उत्पत्ति जीवमंडल से हो रही है, इसीलिए मनुष्य क्या हो गए, जैव संसाधन हो गए। इसके साथ देखिए वनस्पति जात, जितनी भी वनस्पतियां हैं ये सब कुछ क्या कहलाएंगी, ये सब कुछ होंगी उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन। वैसे ही प्राणी जात की हम बात करें, बहुत सारे प्राणी हैं जिनका उपयोग करते हैं मनुष्य। जैसे हम बात करें मछलियों की, तो मछलियों का उपभोग हम भोजन के रूप में करते हैं। वृहद मात्रा में बहुत सारी जनसंख्या मछलियों को अपना भोजन बनाती है, ठीक है। तो हम ये कहें कि जो मछलियां हैं, मत्स्य जीवन जो है, ये क्या है, ये मानव संसाधन होंगे, यानी जैव संसाधन है। मानव संसाधन नहीं, जैव संसाधन। मानव तो खुद भी एक संसाधन है। पशुधन, हम पशुओं का पालन करते हैं एग्रीकल्चर में, तो जो पशुओं का पालन है, जैसे हमने भेड़ों का पालन किया ऊन के लिए, या मांस के लिए हमने सुअर का पालन किया, किसी अन्य पशु का पालन किया, दूध के लिए हम बकरी पालते हैं, दूध के लिए गाय पालते हैं, तो ये क्या है, ये एक संसाधन है। क्यों, क्योंकि ये हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो पशुधन, मत्स्य जीवन, प्राणी जगत, वनस्पति जात, मनुष्य, ये सारे के सारे जैव संसाधन होंगे। आगे देखें अजैव संसाधन। अजैव संसाधन में वे संसाधन आएंगे जो निर्जीव वस्तुओं से बने होंगे। जो निर्जीव वस्तुओं से जितनी भी संसाधन होंगे वे क्या कहलाएंगे, अजैव संसाधन। जैसे हम बात करें, जितने भी प्रकार की धातुएं आप प्राप्त करते हैं, हम ये कहें कि लोहा क्या है, लोहा एक संसाधन होगा, लेकिन कैसा संसाधन है ये है अजैव संसाधन। क्यों, क्योंकि लोहे से हमारे तमाम उद्योग स्थापित हुए हैं, लेकिन ये जो लोहा है ये निर्जीव है। लोहे से हम लाखों वस्तुएं बनाते हैं, इसीलिए लोहा हमारे लिए संसाधन है, लेकिन उसमें जीव नहीं है, इसीलिए अजैव है। देखो जैव और अजैव, जिसमें जीवन है वे जैविक संसाधन, या जैव जिसमें जीवन नहीं है वे अजैव संसाधन। बात समझ में आई होगी यहां तक। आगे देखें समाप्यता के आधार पर। आगे हम बात करेंगे समाप्यता के आधार पर। समाप्यता का मतलब ऐसे संसाधन जो समाप्त होंगे, और कुछ ऐसे संसाधन है जो समाप्त नहीं होंगे। अब आप कहेंगे ऐसे कौन से संसाधन है जो कभी समाप्त ही नहीं होते। बिल्कुल, ऐसे बहुत से संसाधन है जो कभी समाप्त नहीं होते। जैसे हम कहें कि सौर ऊर्जा, सूरज की ऊर्जा क्या कभी समाप्त हो सकती है? हमारे जीते जी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। मतलब जो सूरज की ऊर्जा है, यानी सूर्य का जो प्रकाश है, ये कभी समाप्त नहीं हो सकता। इस प्रकार के संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होंगे, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। बात समझे? ऐसे संसाधन जो कभी समाप्त नहीं हो सकते, ऐसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः नवीकृत किया जा सकता है, पुनः निर्माण किया जा सकता है। मतलब सूरज की ऊर्जा का उपयोग आपने कर लिया, लेकिन उसकी जो ऊर्जा है वापस से तुम्हारे पास में आ जाएगी। ऐसे संसाधनों को हम कहेंगे नवीकरणीय संसाधन। जैसे सौर तथा पवन ऊर्जा। बताओ, सौर ऊर्जा का उपयोग आप बार बार भी करोगे तो भी सौर ऊर्जा आ जाएगी। मतलब सौर ऊर्जा कभी समाप्त नहीं हो सकती। कौन सा संसाधन हुआ? ये हुआ नवीकरणीय संसाधन। दूसरा है पवन ऊर्जा, जल, वन, वन्य जीव। ये सबके सब क्या है? ये सबके सब नवीकरणीय ऊर्जा होंगे, क्योंकि पवन ऊर्जा का उपयोग भी हम कितना ही बार कर ले, पवन वापस से पवन बन जाएगी। मतलब पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, वन या वन्य जीव, ये सब के सब नवीकरणीय संसाधन कहलाएंगे। वैसे ही अगला होगा अनवीकरणीय संसाधन।
वे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने के बाद खत्म हो जाते हैं, इन संसाधनों के बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, क्या कहलाते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे तेल, कोयला, आप बताइए पेट्रोलियम, अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो ये पेट्रोलियम को बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल, केरोसिन, अभी केरोसिन धीरे धीरे करके कम हो गया, आप देखेंगे पेट्रोल भी धीरे धीरे करके समाप्त होता जा रहा है। मतलब आने वाली कुछ पीढ़ियों के बाद, कुछ वर्षों के बाद, हो सकता है कुछ दशकों के बाद में पेट्रोलियम समाप्त हो जाए। मतलब पेट्रोल का दोबारा निर्माण नहीं किया जा सकता। ऐसे संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। तो समाप्यता के आधार पर दो प्रकार के, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय। आगे देखिए स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का मतलब उसका जो अधिकार है, कि हम ये कहें कि ऐसे संसाधन जो व्यक्तिगत संसाधन होंगे, व्यक्तिगत जिन संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है, हम उसे कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। जैसे हम कहें कि किसी का घर हो गया या खेत हो गया, जायदाद हो गई किसी की, तो वो जायदाद उसकी पर्सनल होगी ना, इसीलिए हम उसे कहेंगे व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है, आगे देखें। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। देखो स्वामित्व के आधार पर कौन से संसाधन है, तो हमने सबसे पहले देखा निजी संसाधन, है ना, निजी में जो खुद के होंगे हम उनको कहेंगे। दूसरा है सामुदायिक स्वामित्व वाले। एक तो निजी स्वामित्व वाले हो गए, दूसरे हो गए सामुदायिक स्वामित्व वाले। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कौन कौन से हैं? वे संसाधन जिनका स्वामित्व समुदाय के सभी सदस्यों के पास उपलब्ध होगा, ऐसे संसाधनों को हम कहेंगे सामुदायिक संसाधन। जैसे सार्वजनिक पार्क। सार्वजनिक पार्क का मतलब मान के चलो कोई उद्यान है ना, गार्डन है, तो उस गार्डन में सबका अधिकार है, वो पर्सनल किसी व्यक्ति का नहीं है। वैसे पिकनिक स्थल हुआ या फिर खेल के मैदान हो गए, तो खेल के मैदान सबके लिए उपलब्ध होते हैं, वो सार्वजनिक होते हैं। तो आप ऐसा समझे, जो सार्वजनिक चीजें हैं वो सार्वजनिक संसाधन, और जो निजी चीजें हैं वो क्या हो गई? निजी स्वामित्व वाले संसाधन। फिर अगला देखिए राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय का मतलब राष्ट्र का संसाधन। किसका संसाधन? राष्ट्र का। राष्ट्र का क्या मतलब है? जो देश में पाया जा रहा है और उसी देश के लोगों के द्वारा यूज किया जाए, ऐसे संसाधन को हम कहेंगे राष्ट्रीय संसाधन। जैसे तकनीकी तौर से सभी संसाधन राष्ट्र के होते हैं। हम ये कहें कि जैसे भारत देश है, तो इस भारत देश में जितने लोग हैं, जितने मनुष्य हैं, वे सारे के सारे मानव संसाधन इस राष्ट्र के संसाधन होंगे। इस भारत देश में पाया जाने वाला जितना कोल होगा, जितना भी कोयला होगा, वो पूरा का पूरा राष्ट्रीय संसाधन होगा। तो आप ऐसा समझिए कि जो देश में पाया जा रहा है, देश की सीमा के अंदर के जितने भी संसाधन होंगे वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। अगला है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। जैसे हमने कहा कि ये हमारा भारत देश है, अगर ये भारत देश है तो हम ये कहें कि इसकी सीमा के बाहर 200 किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर ही है ना, 12 नॉटिकल मील होता है। तो हमने कहा कि ये 200 किलोमीटर की दूरी, जो भी कोई तट रेखा होगी, उससे 200 किलोमीटर दूरी तक जो खुले महासागरीय संसाधन है, उसको अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। ठीक है, तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी से परे, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये भारत देश है तो यहां से जो 200 किलोमीटर की दूरी का जो भी समुद्री संसाधन होगा वो भारत का राष्ट्रीय संसाधन होगा। लेकिन इस 200 किलोमीटर के दायरे से बाहर, इसके बाहर का जितना भी क्षेत्र आएगा वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। मतलब बाहर का जो भी साधन है, इस संसाधन पे किसी भी देश के लोग जाकर के उसका उपभोग कर सकते हैं, उसका खनन कर सकते हैं। जैसे हम कहें कि समुद्रों में पेट्रोलियम पाया जाता है, अगर ये भारत है, भारत की ये तटरेखा है, यहां से 200 किलोमीटर, इसके बाद में मान के चलो कि यहां कोई ऐसा स्थान है जहां पर पेट्रोलियम मिलता है, तो इस पेट्रोलियम को
और ये जो पेट्रोलियम क्षेत्र है किसी भी देश की सीमा से 200 किलोमीटर दूर है, तो हम कहेंगे कि ये अंतरराष्ट्रीय संसाधन होगा। ये जो पेट्रोलियम प्राप्त हुआ है यहां पर किसी भी देश का व्यक्ति जा करके उसका उपभोग कर सकता है। बात समझ में आई कि अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होगा? तो आप यही कहेंगे कि तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी से दूर, 200 किलोमीटर की दूरी से दूर का जो भी संसाधन होगा वो कहलाएगा कौन सा संसाधन? वह कहलाएगा आपका अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो ये थे स्वामित्व के आधार पर संसाधन, 4 प्रकार के आपने देखे। आगे देखते हैं हम विकास के स्तर के आधार पर। आ जाओ, आगे आ जाओ। विकास के स्तर के आधार पर देखें, हम ये कहें विकास का स्तर क्या है? तो विकास का मतलब कुछ ऐसे संसाधन होंगे जिनका विकसित किया जाएगा। संभावी संसाधन, वैसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं किंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। जैसे भारत के पश्चिमी भाग, राजस्थान एवं गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है, उसको हम कहेंगे संभावी संसाधन। संभावी का मतलब हमने आज तक यूज तो नहीं किया, लेकिन इन फ्यूचर, भविष्य में हम उसका यूज कर सकते हैं, भविष्य में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसे संसाधनों को हम संभावी संसाधन कहते हैं। जैसे कि हम बात करें राजस्थान के जो क्षेत्र है वहां पर, या गुजरात का जो क्षेत्र है वहां पर बहुत तेज हवा चलती है। तो जब ये हवा चलती है तो आज तक हमने पवन चक्की बनाया है या नहीं भी बनाया, तो हम कहें कम मात्रा में पवन चक्की बनी है। तो जितनी मात्रा में पवन चक्की बनी है उससे हम और ज्यादा मात्रा में पवन चक्की लगा करके पवन ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ? ये संभावना है कि हम उस जो भी संसाधन है उसका उपयोग कर सकते हैं, इसीलिए ऐसे संसाधन को हम कहेंगे संभावी संसाधन। वैसे संसाधन जो किसी प्रदेश में, जो किसी स्थान में, जो किसी देश में विद्यमान होते हैं परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया है, ये भविष्य में उपयोग किए जाने की संभावना में रखते हैं, ऐसे संसाधनों को हम संभावी संसाधन कहते हैं। अगला देखें, विकसित संसाधन, वैसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। जैसे हम कहें कि भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग हमने विकसित संसाधन के रूप में प्राप्त कर लिया है। भारत में जो कोल है, जहां हमें कोल की खानें या कोयला जहां से हम प्राप्त करते हैं, तो हमने उसकी गुणवत्ता का उपयोग देख लिया, उसकी निर्धारित मात्रा देख ली। तो ये क्या है? ऐसे संसाधन हैं जिनका हमने सर्वेक्षण कर चुके। सर्वेक्षण का मतलब हमने ये पता लगा चुका है कि कहां कहां भारत में लौह इस्पात उद्योग हैं। अब उनका हमने उपयोग कर लिया, उसकी गुणवत्ता हमने देख ली, मात्रा भी निर्धारित कर ली है कि कितनी मात्रा में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे संसाधनों को हम कहेंगे विकसित संसाधन। नेक्स्ट देखें, भंडार। तो भंडार क्या है? संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है किंतु प्रौद्योगिकी के अभाव में जिनका उपयोग नहीं किया जा सकता, ये भंडार कहलाते हैं। जैसे आपने सुना होगा पेट्रोलियम के भंडार, आपने सुना होगा कोल के भंडार, आपने सुना होगा हीरे का भंडार। वैसे हीरे का भंडार नहीं सुना है आपने, हम ये कहें कोल के भंडार तो आपने सुने ही होंगे, मतलब कोयला का भंडार। तो भंडार का क्या मतलब है? भंडार का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर जगह पर, उस स्थान पर वो संसाधन उपलब्ध तो है, लेकिन तकनीकी रूप से हम उसे प्राप्त करने में, हम उसे खोजने में या हम उसे निकालने में असमर्थ है या अब तक नहीं निकाल पाए हैं, उसे हम कहेंगे भंडार। मतलब संसाधन जिनका सर्वेक्षण हो चुका है कि इस जगह पर ये मतलब पदार्थ पाया जाता है या ये संसाधन पाया जाता है, परंतु प्रौद्योगिकी के अभाव में यानी टेक्नोलॉजी के अभाव में हमने उनका उपयोग नहीं किया है, ऐसे संसाधनों को हम भंडार कहते हैं। जैसे 2 ज्वलनशील गैसें है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है जल, जिसे ऊर्जा के मुख्य सोर्स के रूप में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन तकनीकी ज्ञान के अभाव में ऐसा संभव नहीं है। मतलब हम ये कहें कि जल जो है यानी H2O जो है, ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर के बनती है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर के क्या बनती है? H2O बनती है। यानी हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन होगा,
तो हमने कहा ये जो हाइड्रोजन है ये भी गैस है, ये जो ऑक्सीजन है ये भी गैस है। ऑक्सीजन की मात्रा तो पृथ्वी पर भरपूर है, हाइड्रोजन की भी मात्रा कम नहीं है, बहुत है। तो हमने कहा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से मिलकर के जल बना है। अब हाइड्रोजन चूंकि ज्वलनशील गैस है, हाइड्रोजन से हम बहुत सारे संयंत्र चला सकते हैं, हाइड्रोजन से हम आजकल की दुनिया में बसें चला रहे हैं, हाइड्रोजन से हम वाहन चला रहे हैं ईंधन के रूप में। तो वैसे ही हमने कहा कि इस हाइड्रोजन का उपयोग तो कर सकते हैं ईंधन के लिए, लेकिन समस्या इस बात की है कि ये जो जल है इस जल से हाइड्रोजन को कैसे निकालें। समस्या इस बात की है, ये हमें अब तक प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी यहां तक नहीं पहुंच पाई है कि हम जल से हाइड्रोजन को अलग कर पाए। पहुंच पाइए लेकिन खर्चा बहुत है, इसीलिए हम ये कहेंगे कि उस टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर सकते। तो ये प्रौद्योगिकी के अभाव में जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता, हम ऐसे संसाधन को भंडार कहेंगे। बात समझ में आई? फिर से देखो, जैसे कि जल दो ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, जिसे ऊर्जा के मुख्य सोर्स के रूप में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन तकनीकी ज्ञान के अभाव में ऐसा करना असंभव है। क्या कहलाएंगे? भंडार कहलाएंगे। आगे देखिए, संचित कोष। ये संचित कोष क्या है? ऐसे संसाधन हैं जो भंडार का एक ही हिस्सा है और जिनका उपयोग उपलब्ध तकनीक द्वारा किया जा सकता है, परंतु जिनका उपयोग अभी तक शुरू नहीं किया गया है, हम उसको कहेंगे संचित कोष। क्या कहेंगे? संचित कोष। जैसे बांधों में जल और वन आदि में संचित कोष है। तो जैसे हमने कहा कि वन हमारे पास में संचित रखे हुए, जब हमें जरूरत पड़ेगी तब कर लेंगे, लेकिन अभी हमने उसका उपयोग नहीं किया है। तो वन क्या हो गए हमारे लिए? संचित कोष हो गए। बांधों में जो जल है, इस जल का उपयोग हम कर सकते हैं, सिंचाई में कर सकते हैं या किसी अन्य साधन के रूप में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने इसका उपयोग अभी तक नहीं किया है तो ये संचित है। कैसा है? जमा है। ठीक है, तो हम इसे कहेंगे संचित कोष। तो ये थे हमारे विकास के आधार पर संसाधन। आगे देखें, संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास। अच्छा, संसाधनों का विकास क्यों महत्वपूर्ण है? देखो, हमारे विकास के लिए यानी मानव के विकास के लिए संसाधनों का विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव का अस्तित्व तभी है जब संसाधनों का अस्तित्व है। अगर संसाधन नहीं रहेंगे तो मानव इतना अधिक विकसित नहीं हो सकता। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है, इसीलिए मानव द्वारा इसका अंधाधुंध उपयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई। लेकिन संसाधनों के विकास के साथ ही हम ये कहें कि जो संसाधन हैं, इन संसाधनों के विकास से कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, तो समस्याएं कौन से दोष उत्पन्न हुए हैं, क्या समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, तो आप देख सकते हैं क्या क्या समस्याएं। जैसे कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का हास्य हुआ है, यानी संसाधन क्या हुए? संसाधनों का नुकसान हुआ है। दूसरी बात, समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में संसाधनों का संचय, जिससे समाज के दो हिस्सों में संसाधन संपन्न अमीर तथा संसाधनहीन यानी गरीब के बीच संसाधनों का बंट जाना। मतलब क्या क्या समस्याएं पैदा हुई? तो हम कहेंगे, एक तो लालचवश कुछ व्यक्तियों के पास में संसाधनों का हास हो गया, मतलब नुकसान हो गया। दूसरा, कुछ लोगों के पास में अधिक संसाधन है। अधिक संसाधन का मतलब जो धनी लोग हैं उनके पास में ज्यादा संसाधन है, गरीब लोग हैं उनके पास में कम संसाधन है। तो ये संसाधनों के जो अंधाधुंध उपयोग है उसके परिणाम है या दुष्परिणाम है। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण ने वैश्विक पारिस्थितिकी संकट को पैदा किया है। जैसे भूतापन का मतलब क्या हुआ? पृथ्वी का गर्म होना, ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं आना किसके कारण हो रहा है? अंधाधुंध शोषण के कारण। किसके कारण? मतलब जो संसाधनों का मतलब आंख मूंद करके जो हम उपयोग कर रहे हैं, इसके कारण हो रहा है। ओजोन परत का क्षय, ओजोन परत का क्षरण भी किस कारण से हो रहा है? तो ये संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से ही तो हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषण और भू निम्नीकरण, पर्यावरण का जो प्रदूषित
आप देख सकते हैं कि वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये जितना प्रदूषण हो रहा है ये सब कुछ संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग के कारण हो रहा है। मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए संसाधनों का न्यायसंगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। संसाधनों के सही उपयोग के लिए हमें सतत आर्थिक विकास करने की आवश्यकता है। सतत आर्थिक विकास का मतलब सबको ध्यान में रखते हुए आर्थिक विकास किया जाए, जिससे संसाधनों का भी दोहन अच्छे से हो और हमारा जो विकास है वो भी बहुत अच्छे से हो जाए। आगे देखें, सतत आर्थिक विकास का तात्पर्य ऐसा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे हम तो सतत आर्थिक विकास का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की उपेक्षा ना करे। मतलब ये है कि हमारा जो डेवलपमेंट है कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, हमारा जो विकास कुछ इस प्रकार से होना चाहिए जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो और आने वाली पीढ़ी को उसका फायदा मिल सके, उसका उपयोग वो आने वाली पीढ़ी कर सके। इस प्रकार के डेवलपमेंट को, इस प्रकार के विकास को सतत आर्थिक विकास कहते हैं। आगे देखिए, संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन का क्या मतलब है? संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। अब ये संसाधन नियोजन को आप समझिए। उदाहरण के लिए हमने कहा कि आपके पास में एक जंगल है, उस जंगल में कुछ पेड़ लगे हैं। कुछ पेड़ का मतलब मान लो सागौन के हैं, कुछ साल के हैं, वगैरह वगैरह पेड़ हैं, बहुत सारे पेड़ हैं। अब इन पेड़ों का उपयोग उस गांव के लोगों को करना है। अब ये जो गांव के लोग हैं अगर एक बार में पेड़ काट के ले आए और दोबारा पेड़ ना लगाएं तो बताइए वो जंगल बचेगा? बिल्कुल नहीं बचेगा। यहां है संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन का मतलब यह है कि अगर आपने पेड़ काटा है तो पेड़ लगाइए भी। मतलब हम ये कहें कि संसाधनों को बचा के रखें और इस प्रकार से संसाधनों का उपयोग भी करें। मतलब केवल बचाना ही नहीं, ऐसा नहीं कि वो पेड़ों को काटो ही नहीं। अगर आपने पेड़ काटे ही नहीं तो वो किस काम के संसाधन? संसाधन तो वो चीज है ना जो हमारे काम में आए। अगर वो हमारे काम में नहीं आएगा तो वो हमारे लिए संसाधन नहीं है। जंगल हमारे लिए संसाधन तब होंगे जब हम जंगल का उपयोग कर पाएंगे, लेकिन अगर हमने उपयोग ही नहीं किया तो वो तो संचित कोष हो जाएगा, वो संसाधन थोड़ी ना है। तो हमने कहा कि जो संसाधन है उसका नियोजन जरूरी है, उपभोग भी करें और उसको मतलब आगे बनाए रखें। इस प्रकार को हम कहेंगे संसाधन नियोजन। तो संसाधन नियोजन क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है। क्या क्या है? सबसे पहला देखें, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। मतलब जहां जहां भी संसाधन अवेलेबल है उनकी पहले हम तालिका बना लें, फिर उसका सर्वेक्षण करें, मानचित्र बनाएं और हम संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाएं और उनका मापन करें। फिर दूसरा चरण होगा, मतलब संसाधन की जो विकास योजनाएं हैं वो लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, तकनीकी हो, तो उपयुक्त तकनीकी हो, कौशल हो, संस्थागत नियोजन हो और ढांचा हम तैयार करें। उसके बाद में संसाधनों का विकास योजनाएं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। देखो, संसाधनों का विकास करना कोई व्यक्तिगत काम नहीं है, ये काम है राष्ट्र का, ये काम है देश का। तो जो देश है उस देश को सोचना पड़ेगा कि संसाधन का नियोजन किस प्रकार से किया जाए। संसाधन नियोजन किस प्रकार से कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बनता है तो आपको बताना है। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है, जिसमें निम्नलिखित पद है, जिसमें हम निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। सबसे पहला, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, फिर इस कार्य को क्षेत्रीय सर्वेक्षण करना, इसका मानचित्र बनाना, संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना और मापन करना शामिल होंगे। अगला होगा संसाधन विकास की योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त तकनीकी कौशल, संसाधन नियोजन का ढांचा तैयार करना और फिर संसाधन विकास योजनाएं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। ये संसाधन नियोजन होंगे। आगे देखें, आगे हम कुछ संसाधनों की बात करते हैं।
जैसे जैसे कि भू संसाधन। भू संसाधन एक महत्वपूर्ण संसाधन है। भू संसाधन एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्यों है? क्योंकि इस भू के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। भूमि के बगैर हम कृषि नहीं कर सकते, भूमि के बगैर हम उद्योग नहीं लगा सकते, भूमि के बगैर मानव संसाधन का कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन होगी। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। भूमि एक सीमित संसाधन है, इसीलिए हमें इसका उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। आगे देखें, भारत में भूमि संसाधन। अब हम भारत की बात करेंगे कि लगभग 43%, 43% भूक्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग के लिए सुविधाजनक है। मतलब भूक्षेत्र ऐसा है जो मैदानी भाग है। आपने सुना होगा गंगा का मैदानी भाग उत्तर प्रदेश में, तो हम ये कहें कि जो मैदानी भाग है लगभग 43% भूभाग पर फैला हुआ है। लगभग 30% भूक्षेत्र पर विस्तृत रूप से पर्वत स्थित हैं जो बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। जैसे हम बात करें कि हमारे हिंदुस्तान में, अपने भारत में गर्मियों में भी बाढ़ आ जाती है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है हिमालय पर्वत। ये जो हिमालय पर्वत से बहने वाली नदियां हैं, ये सदा नीरा नदियां हैं, मतलब हमेशा पूरे साल भर इनमें पानी रहता है। तो 30% भूक्षेत्र पर पर्वत स्थित हैं जो बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, पर्यटन विकास के लिए अनुकूल है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है जिसमें खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। हम बात करते हैं 43% भूभाग मैदान है, वैसे हम कहें 30% भूभाग क्या है? पर्वतीय है, और 27% भूभाग ऐसा है जहां पठार है और पठारी क्षेत्रों में बहुत वृहद मात्रा में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो हमने सुना होगा छोटा नागपुर का पठार दुनिया का खनिज आश्चर्य कहलाता है। आगे देखिए, भारत में भू उपयोग प्रारूप। भारत में भू उपयोग, अब देखिए भारत में भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से होंगे? तो एक होंगे भौतिक कारक, दूसरे होंगे मानवीय कारक। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व की भूमि का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है? तो सबसे पहली बात, भौतिक कारक में उसकी आकृति कैसी है, जलवायु कैसी है और मृदा के प्रकार कैसे हैं। दूसरा है मानवीय कारक। मानवीय कारकों में जनसंख्या, घनत्व, क्योंकि कौन सी जगह पर कितनी जनसंख्या, इसको हम कहेंगे जनसंख्या घनत्व। जैसे कुछ भू है या कुछ मृदा है, कुछ जगह है जहां पर की बहुत घनी जनसंख्या है, कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर कम जनसंख्या है। वैसे हम बात करें प्रौद्योगिकी क्षमता, जहां पर टेक्नोलॉजी जहां ज्यादा विकसित है, जहां कम विकसित है। संस्कृति और परंपराएं, मतलब संस्कृति और परंपराएं भी भारत में भू उपयोग को प्रभावित करती हैं। अगला देखिए, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। मतलब ये हुआ कि ये अगर भारत है, ये अगर हम कहें कि ये अगर भारत है, आपको लग रहा होगा भारत नहीं है, पर ऐसा ही भारत है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये अगर भारत है तो इस भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, यानी ये वाला पूरा का पूरा जो तटरेखीय क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल को हम नहीं दिख रहा है। अच्छा चलो ठीक है, साइड में बना दें। देखिए, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका क्या मतलब हुआ? हमने कहा अगर ये भारत भूमि है, आप देख सकते हैं ये भारत दिखाई दे रहा होगा आपको, लगभग ऐसा ही भारत है। तो हमने कहा अगर ये भारत है तो ये पूरा का पूरा जो भारत का क्षेत्र है, पूरा का पूरा क्षेत्रफल, मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जो भी आपको आप कह सकते हैं इसको, हम कहेंगे ये जो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,232 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पे हमने कहा 32.8, इस शॉर्टकट में लिखा हुआ है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है,
तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर ये भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, परंतु इसके 93% भाग पर ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध है। बाकी जो 7% भाग है उस पर हम भू का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों के असम को छोड़कर अन्य सभी प्रांतों के सूचित क्षेत्रों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे 7 जो राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, ये जो राज्य है, इन राज्यों के जो भू क्षेत्र है उनकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। वैसे ही हम बात करें, इसके अलावा जम्मू कश्मीर और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन के जो अधिकृत क्षेत्र है, जिसको हम पीओके के नाम से जानते हैं, पाक ऑफ पीओके आपने सुना होगा, पीओके के नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्र। यहां का जो भू सर्वेक्षण है वो नहीं हो पाया है। आगे देखिए, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय, ये क्या है? तो देखिए, भू निम्नीकरण, ठीक, भू निम्नीकरण का मतलब होता है भूमि का क्या होना, क्षरण होना, भूमि का धीरे धीरे नष्ट हो जाना। इसको हम भू अपरदन भी कहेंगे, आगे हम भू अपरदन भी पढ़ेंगे। तो देखिए, भू निम्नीकरण क्या है? कुछ मानव क्रियाएं जैसे वनोन्मूलन, वनों की कटाई, पशुचारण, पशुओं का ज्यादा चराना, खनन ने भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। भूमि का निम्नीकरण मतलब भूमि का नष्ट होना। कौन कौन सा है? भू निम्नीकरण को रोकने के उपाय, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, आपको याद रखना है। क्या होगा? तो सबसे पहले हम वनों का आरोपण करें, यानी वन लगाएं, पेड़ पौधे लगा करके हम भूमि के क्षरण को, भूमि को नुकसान होने को, यानी भू निम्नीकरण को बचा सकते हैं। फिर चारागाहों का उचित प्रबंधन, चारागाहों का उचित प्रबंधन मतलब जो हम कहीं भी छोड़ देते हैं, जो जानवर चरते हैं, उसका एक उचित प्रबंधन करें। पशुचारण नियंत्रण, पशुचारण को हम नियंत्रित करके भूमि निम्नीकरण को बचा सकते हैं। रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियों द्वारा स्थिरीकरण, जैसे जो मरुस्थली भाग है, उस मरुस्थली भागों में या रेतीले टीलों पर हम झाड़ियों का स्थिरीकरण करें या झाड़ियां लगा करके भू निम्नीकरण को बचा सकते हैं। बंजर भूमि का प्रबंध करके कर सकते हैं। और खनन नियंत्रण, अगर हम खनन को नियंत्रण कर दे, खनन का मतलब होता है खानों से खुदाई करना, जैसे हमें कोयला निकालना है तो हम खुदाई करेंगे, उसको कहते हैं खनन। तो खनन को नियंत्रण करके भी हम भू निम्नीकरण को बचा सकते हैं। तो भू निम्नीकरण को रोकने के उपाय, ये आईएमपी क्वेश्चन बनेगा। आगे देखें, भारत में भूमि संसाधन, ये तो हो गया था हमारा भू निम्नीकरण। मृदा संसाधन, बस 5 मिनट और, ठीक है। देखिए, मृदा संसाधन, मृदा संसाधन, मृदा अथवा मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा का वर्गीकरण हम किस प्रकार से करेंगे? तो मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व, उसके रंग, गहराई, गठन, आयु, रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा क्या है? तो जलोढ़ मृदा है उत्तरी मैदान, जलोढ़ मृदा से बना है। भारत का जो उत्तरी मैदान है वो जलोढ़ मृदा से बना है। पूर्वी तटीय मैदान, विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मैदान के ही बने, जलोढ़ मिट्टी के ही बने हैं। अधिकतम उपजाऊ होने के कारण जो जलोढ़ मृदा है वो गहन कृषि करते हैं और वहां पर अधिक जनसंख्या भी पाई जाती है। जहां पर जलोढ़ मृदा होती है वहां पर जनसंख्या घनत्व भी अधिक होता है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस, चूना युक्त होती हैं, जो इसे गन्ना, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों के और दलहन की खेती के लिए उपयुक्त होती है। मतलब जलोढ़ मृदा सबसे उपजाऊ मृदा होगी जिसमें हम गन्ना, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन की कृषि करेंगे। आगे देखें, काली मृदा। काली मृदा, इन मृदाओं का रंग काला है और इन्हें रेगर मृदाएं भी कहा जाता है।
काली मिट्टी को ही रेगर मिट्टी कहते हैं। देखो, एक आपने सुना होगा बांगर, एक आपने सुना होगा खादर। तो ये जो मिट्टी है इन्हीं को हम काली मृदा के दो भाग हैं। अभी हम आगे होगा तो पढ़ेंगे, नहीं तो अभी सिर्फ आप इतना याद रखो कि काली मृदाओं को हम रेगर मृदा भी कहते हैं। इनका रंग काला होता है और कपास की खेती के लिए काली मृदा जो होती है बहुत महत्वपूर्ण, बहुत उपजाऊ होती है, अच्छी समझी जाती है। इसे काली कपास मृदा के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है ये जो काली मृदा है, यह मृदा। अगला देखिए, काली मृदा बहुत ही महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी होती, बहुत चिकनी होती है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है क्योंकि ये चिकनी मिट्टी होती है। ये मृदाएं में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये बात थी काली मृदा की। आगे देखें, लाल और पीली मृदा। लाल मृदा दक्कन का पठार, पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। वहीं लाल और पीली जो मृदाएं हैं ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान, दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट क्षेत्रीय पहाड़ी में पाई जाती है। इन मृदाओं का जो रंग है वो रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। कुल मिला के हम ये कहें कि लाल मृदा में या पीली मृदा में, लाल और पीली मृदा में लौह धातु पाया जाता है। अगला देखिए, लेटेराइट। लेटेराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ये मृदाएं मुख्य तौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और ओडिशा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। लेटेराइट मृदा, ये याद रखें, इंपॉर्टेंट है मृदाओं के प्रकार भारत में। जैसे हम लेटेराइट मृदा की बात करें तो लेटेराइट मृदा में अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर ही खेती की जा सकती है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, मतलब लेटेराइट जो मृदा होगी इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाएगी और तापमान के कारण जैविक पदार्थों के अपघटित करने वाले बैक्टीरिया भी इसमें नष्ट हो जाते हैं। अगला देखिए, मरुस्थली मृदा। ये मृदाएं मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में, चूंकि राजस्थान में मरुस्थल है, पश्चिमी राजस्थान में थार का मरुस्थल है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, इसीलिए यहाँ पर मरुस्थली मृदा पाई जाती है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। बिल्कुल, अगर मरुस्थल में हमने सिंचित किया तो उसे कृषि के योग्य बना सकते हैं। जलवायु शुष्क और उच्च तापमान के कारण जलवाष्प की दर अधिक और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है क्योंकि वहां पर उच्च तापमान होता है। नमक की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जा सकता है। कौन सी? मरुस्थली मृदा में। आगे और अंतिम जो प्रकार है मृदा का वह है वन मृदा। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर पर्याप्त वर्षावन उपलब्ध होते हैं। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। ये नदी घाटियों में से मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है और नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होंगी। अगला देखिए, मृदा अपर्दन और इसका संरक्षण। जब हम मृदा अपर्दन की बात करते हैं तो मृदा अपर्दन क्या है? मृदा की जो ऊपरी सतह है, मिट्टी की जो ऊपरी सतह है, उसका धीरे धीरे नष्ट हो जाना मृदा अपर्दन कहलाता है। मृदा अपर्दन के प्राकृतिक कारक क्या होंगे? तो एक पवन है, हिमनद है। जल मृदा अपर्दन के प्राकृतिक तत्व, एक तो पवन से होगा, दूसरा हिमनद से होगा, तीसरा है जल। ये मृदा अपर्दन के प्राकृतिक कारक है। मानवीय कारक क्या है? तो वनों की कटाई, इससे मृदा अपर्दन होगा। अति पशुचारण, निर्माण और खनन आदि मृदा अपर्दन के मानवीय कारक होंगे। मृदा संरक्षण के क्या उपाय हो सकते हैं? तो हमने कहा सोपान तथा सीढ़ीदार कृषि बना दो, मृदा अपर्दन कम होगा, मिट्टी कम बह के जाएगी। फिर पट्टी कृषि कर दो, बंदी बना दो एक के बाद एक, इसको हम कहेंगे पट्टी कृषि। इससे क्या हो गया? तो मृदा संरक्षित हो गई। पेड़ों को कतार में लगाकर रक्षक मेखला बनाना, पेड़ों को एक कतार में लगा दिया, 1 2 3 4 बहुत सारे कतार बना दिए, तो इससे भी मृदा संरक्षण हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम मृदा का संरक्षण कर पाएंगे।
तो भारत में संसाधन नियोजन के 3 सोपान होंगे, ये आपको याद रखना है। कौन कौन से? विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करके तालिका बनाना, ये फिर से आ गया। तो हम कहें कि ये वापस से सारांश आपको यहाँ पे दिखाया गया है, आप इसको देख सकते हैं, हम इसकी PDF अपलोड करवा देंगे। भारत में भू उपयोग के प्रारूप क्या क्या है? भारत में भू उपयोग के प्रारूप, तो ये सारांश में आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। आगे देखें, इसके कुछ प्रश्नोत्तर जो आपको दिए हुए हैं। देखें, संसाधन नियोजन के 3 सोपान कौन से हैं? विवेचना कीजिए, आपको PDF अवेलेबल करवा दिया जाएगा, इसे वापस से एक बार पढ़ लेना। इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना एग्जाम से पहले। भारत में संपूर्ण भू उपयोग के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कारण अस्थायी चारागाहों के अंतर्गत भूमि कम क्यों हो रही है? क्योंकि स्थायी चारागाह नहीं है, इसीलिए जो भूमि है वो कम होती जा रही है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र किसे कहते हैं? भारत के कौन से क्षेत्र हैं जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र से अधिक है, ये आपको बताना है। बंजर भूमि में कौन सा क्षेत्र आता है? और अंतिम क्वेश्चन है, भू संसाधनों के निम्नीकरण के प्रमुख कारणों का विवरण दे। ये IMP क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ लेंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद।